वर्ष 1980 में शोले की बेशुमार सफलता को दोहराने के लिए फिल्मकार रमेश सिप्पी ने दर्शकों के सामने एक और फिल्म प्रस्तुत की जिसका नाम था शान। शोले की भांति यह भी एक बड़े बजट और मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसमें उस दौर के कई दिग्गज स्टार्स मौजूद थे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टार्स थे जो इस फिल्म के शुरुआती हिस्सा तो अवश्य रहे, लेकिन शूटिंग तक आते आते उन्होंने साथ छोड़ दिया। आज की इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम शान फिल्म के बनने के दौरान की कई दिलचस्प किस्से कहानियों से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जैसे कि इस फिल्म की शुरुआती कास्टिंग क्या थी, आखिर जावेद अख्तर ने इस फिल्म को बनाने से क्यों रोका था, शोले की भांति धर्मेंद्र और हेमा मालिनी इस फिल्म का हिस्सा क्यों नहीं बन पाए, विनोद खन्ना और संजीव कुमार इस फिल्म में कौन सी भूमिकाओं के लिए चुने गए थे और आखिरकार उन्होंने फिल्म को क्यों छोड़ दिया, किस एक्टर ने शाकाल बनने के लिए अपना सिर मुड़वा लिया था लेकिन फिर भी उन्हें शाकाल क्यों नहीं बनाया गया, आखिर किसने और क्यों बनाई थी इस फिल्म से शत्रुघ्न सिन्हा को निकलवाने की योजना, किसके सिफारिश पर मजहर खान को मिली थी अब्दुल की भूमिका और उनसे पहले कौन सा एक्टर बनने वाले थे अब्दुल। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान परवीन बावी कैसे बेहोश हो गई और उसके किस प्रेमी ने उनकी जान बचाई थी, क्या यह फिल्म उस वक्त वाकई फ्लॉप थी या किसी ने अमिताभ के विरुद्ध किया था साजिश। शान फिल्म से जुड़ी ऐसे ही कई दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। वास्तव में इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है फिल्म शोले की जबरदस्त सफलता के बाद। इस समय तक निर्देशक रमेश सिप्पी से लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ चुकी थीं। इसी कारण वो अपने आगामी फिल्म को और भी भव्यता देने पर विचार करने लगे। इस संबंध में जब शोले फिल्म के लेखक जोड़ी सलीम जावेद से राय मांगी गई तो बातों ही बातों में जावेद अख्तर ने कहा कि शोले कल्ट बन चुकी है और वर्तमान में उससे बड़ी फिल्म बनाना मुश्किल है, अतः फिलहाल हमें नए कलाकारों को लेकर एक छोटे बजट की प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म बनानी चाहिए। जावेद अख्तर की सलाह को तत्काल ही खारिज कर दिया गया, लेकिन अपना लेखक धर्म निभाते हुए उन्होंने शान के लेखन में अपना 100% दिया। फिर भी उनके दिल में कहीं न कहीं यह बात दबी रही कि शोले की भव्यता और लोगों की उम्मीदों के आगे यह फिल्म नहीं टिक पाएगी और अंत में जावेद अख्तर का डर बिल्कुल सही साबित हुआ। खैर, फिल्म का लेखन जब पूरा हो गया तो इसकी कास्टिंग शुरू हुई और शीर्ष भूमिकाओं में सुनील दत्त, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी और परवीन बावी को चुना गया, लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होते होते यह कास्टिंग पूरी तरह से बदल गई। दरअसल इस समय तक अमिताभ बच्चन का स्टारडम शिखर पर था और उस दौर के अन्य नायक जिनमें धर्मेंद्र भी शामिल थे खुद को कमजोर पा रहे थे और इस कोशिश में जुटे हुए थे कि अगर अमिताभ के साथ किसी फिल्म में काम करना हो तो उसमें उनका रोल अमिताभ के मुकाबले बेहतर हो। ऐसा ही फिल्म शान में भी हुआ जहाँ धर्मेंद्र का किरदार अमिताभ से बेहतर था, लेकिन यहाँ रमेश सिप्पी को यह भी डर था कि कहीं वो अमिताभ का स्टारडम को भुनाने में चूक न जाए, अतः उन्होंने धर्मेंद्र और अमिताभ की भूमिकाओं को समान कर दिया। लेकिन जब यह बात धर्मेंद्र को पता चली तो उन्होंने हेमा मालिनी के साथ फिल्म ही छोड़ दी। इससे रमेश सिप्पी को धक्का तो अवश्य लगा, लेकिन उन्होंने इस रिक्ति को शशि कपूर और बिंदिया गोस्वामी से भर दिया। हाँ, इस पूरे घटनाक्रम में एक बदलाव यह अवश्य हुआ कि अमिताभ और परवीन बावी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के जगह पर प्रोन्नत हो गए और शशि कपूर और बिंदिया गोस्वामी उनकी जगह पर चुन लिए गए। खैर, फिल्म को छोड़ने की अगली बारी संजीव कुमार साहब की रही, जो शुरू में सुनील दत्त के द्वारा निभाया गया बड़े भाई की भूमिका करने वाले थे, लेकिन उन्हें यह भूमिका ज्यादा पसंद नहीं आई, जिसके बाद रमेश सिप्पी ने मजहर खान के द्वारा निभाई गई अब्दुल की भूमिका उन्हें दे दी। परंतु उन्हीं दिनों संजीव कुमार को पहला हृदयाघात हुआ और डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया कि वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी से बचें। परंतु अब्दुल की भूमिका में काफी फिजिकल डिमांड थी, ऐसे में संजीव कुमार ने शाकाल की भूमिका मांगी और इसके लिए रमेश सिप्पी शुरू में तैयार हो गए, जिसके बाद संजीव कुमार ने अपना सिर भी मुंडवा लिया, लेकिन अंत में रमेश सिप्पी उन्हें शाकाल की भूमिका में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और जब यह बात संजीव कुमार को पता चली तो वो स्वतः फिल्म से हट गए, जिसके बाद शाकाल की यह भूमिका कुलभूषण खरबंदा के पास चली गई। संजीव कुमार के बाद फिल्म छोड़ने वाले अगले कलाकार रहे विनोद खन्ना, जो ओशो रजनीश से कुछ यूँ प्रभावित हुए कि न केवल उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया बल्कि अपने बेटों और पत्नी को भी त्याग दिया। खैर, विनोद खन्ना के फिल्म छोड़ने के बाद उनकी भूमिका शत्रुघ्न सिन्हा साहब को दे दी गई। शत्रुघ्न सिन्हा जो अपने लेट लतीफी के कारण मशहूर थे, उनका यही रवैया इस फिल्म के दौरान भी जारी रहा और जब उनके इस आदत से रमेश सिप्पी तंग आ गए तो उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर और अपने पिता जीपी सिप्पी तथा लेखक जोड़ी सलीम जावेद से इसका निदान करने को कहा। काफी विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और उनकी जगह पर नसीरुद्दीन शाह को लिया जाए। खैर, जब इस बाबत नसीरुद्दीन
नसीरुद्दीन शाह से बात की गई तो उन्होंने कुछ दिनों का मोहलत मांगा, क्योंकि वो अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है नामक एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जो कि अंतिम चरण में था। यह जानकर जावेद अख्तर ने नसीरुद्दीन शाह से कहा कि आप क्यों एक छोटी मोटी फिल्म के चक्कर में पड़े हुए हो, आपको यह फिल्म छोड़कर शान से जुड़ जाना चाहिए। नसीरुद्दीन शाह को यह बात बेहद बुरी लगी कि अपने फायदे के लिए ये लोग किसी छोटे प्रोड्यूसर को नुकसान पहुंचाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक कि वो अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों नहीं आता है फिल्म की शूटिंग पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक किसी अन्य फिल्म से नहीं जुड़ेंगे। खैर, जब फिल्म से निकाले जाने की बात शत्रुघ्न सिन्हा साहब को पता चली तो वो रमेश सिप्पी से मिले और अपनी गलती स्वीकारते हुए फिल्म में बने रहने की इच्छा जाहिर की, जो रमेश सिप्पी के द्वारा मान लिया गया। इस फिल्म में मजहर खान के चुने जाने का क्रेडिट जावेद अख्तर की पत्नी हनी ईरानी को जाता है। दरअसल एक रात हनी ईरानी ने मजहर खान को किसी डिस्को में देखा। मजहर सचमुच बेहद आकर्षक लग रहे थे। ऐसे में उन्होंने मजहर खान को जावेद अख्तर से मिलवाया और वो भी उस नवयुवक को देखकर काफी प्रभावित हुए और कहा कि आप अपनी फोटोज मेरे दफ्तर पर छोड़ दें। मजहर खान ने जावेद अख्तर के कहे अनुसार कुछ फोटोज उनके यहाँ छोड़ आए। इस बात को कई महीने गुजरने के बाद एक दिन मजहर खान को यह संदेश मिला कि रमेश सिप्पी को वो फोटो बेहद पसंद आए हैं और उन्हें अपनी अगली फिल्म शान में लेना चाहते हैं। यह सुनकर मजहर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उन्हें यह यकीन नहीं हो पा रहा था कि शोले जैसी कालजाई फिल्म बनाने वाले निर्देशक ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए पसंद किया है। इधर मजहर खान को शान में चुने जाने की खबर जब मीडिया और आम लोगों तक पहुंची तो लोगों ने यह कयास लगाने शुरू कर दिए कि वो फिल्म के मुख्य खलनायक होंगे। लोगों के ऐसा सोचने के पीछे एक ठोस कारण भी था। दरअसल लोगों को यह लग रहा था कि अमजद खान की तरह यह भी खान ही है और ये भी उन्हीं की तरह इंडस्ट्री में बिल्कुल नए नए हैं। वैसे जानकारी के लिए बताता चलूं कि फिल्म शान से पहले मजहर खान साल 1979 में आई फिल्म संपर्क में नजर आ चुके थे। बहरहाल यह जानना भी बेहद रोचक है कि फिल्म में शाकाल का अड्डा जिस आइलैंड को बताया गया था वो इंग्लैंड स्थित स्टीप होम आइलैंड है। जब कुलभूषण खरबंदा को यह बात पता चली कि उनका अड्डा इंग्लैंड में दिखाया जाएगा तो वो बेहद रोमांचित हो उठे। वो इस कल्पना में खो गए कि इस बार वो प्रोड्यूसर्स के खर्चे पर इंग्लैंड में एक लंबा वक्त गुजार पाएंगे। लेकिन जल्दी उन्हें यह जानकर बड़ा झटका लगा कि सिर्फ स्टीप होम आइलैंड को बाहर से शूट किया जाएगा। बाद बाकी शाकाल के अड्डे का अंदरूनी हिस्सा बॉम्बे स्थित एक स्टूडियो में सेट लगाकर फिल्माया जाएगा। यहाँ कुछ लोगों को यह भ्रम भी हो सकता है कि जब सुनील दत्त शाकाल के अड्डे से भाग रहे होते हैं तो शाकाल एक हेलीकॉप्टर पर से उन्हें गोली मार देता है और इसकी शूटिंग तो उसी आइलैंड के बाहरी इलाके में हुई है। हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ भी एक अलग ही खेल हुआ है। दरअसल इस दृश्य में आप जो शाकाल बने कुलभूषण खरबंदा का क्लोजअप देखते हैं वास्तव में वो भारत में ही शूट हुआ है। बाद बाकी हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए इंग्लैंड में फिल्माया गया था। बहरहाल इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस परवीन बाबी से भी जुड़ा एक किस्सा आपको सुनाता चलूं। दरअसल इस फिल्म के गीत प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से की शूटिंग के दौरान परवीन बाबी बेहोश होकर गिर पड़ी थी। कारण था उनका नर्वस ब्रेकडाउन, जिसके बाद वो अपने तत्कालीन प्रेमी कबीर बेदी के साथ इलाज करवाने के लिए अमेरिका चली गई थी। ऐसे में उन दिनों के एक प्रतिष्ठित मैगजीन ने यह खबर छापी कि परवीन बाबी अब भारत नहीं लौटेंगी। फिल्म में परवीन बाबी का किरदार बेहद मॉडर्न और वेस्टर्न अंदाज लिए हुए था। इस स्थिति में रमेश सिप्पी ने अपना अगला विकल्प सिमी गरेवाल के रूप में तय किया और उन्होंने जबानी तौर पर उनकी सहमति भी ले ली। लेकिन सारे अनुमानों को धता बताते हुए परवीन बाबी कुछ ही दिनों बाद भारत लौट आई और अपने हिस्से की शूटिंग को आगे बढ़ाया। बताता चलूं कि फिल्म के मुख्य खलनायक शाकाल का किरदार एक जेम्स बॉन्ड फिल्म से प्रभावित है। दरअसल साल 1967 में जेम्स बॉन्ड फिल्मों की सीरीज में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है यू ओनली लिव ट्वाइस। जेम्स बॉन्ड की फिल्में अक्सर अपनी ही तरह की टेक्नोलॉजी और स्टंट्स के लिए जानी जाती हैं, जिसमें हीरो और विलेन दोनों बेहद स्टाइलिश तरीके से पेश किए जाते हैं। उसी तर्ज पर फिल्म यू ओनली लिव ट्वाइस में भी डोनाल्ड पिजेंट ने ब्लोफेल्ड नामक विलेन का किरदार निभाया था। यह किरदार अपने रंग रूप और हाव भाव में काफी हद तक शाकाल से मिलता जुलता नजर आता है। वास्तव में रमेश सिप्पी अक्सर हॉलीवुड फिल्मों से प्रभावित होने के लिए जाने जाते हैं। उनकी कालजाई फिल्म शोले भी कई विदेशी फिल्मों को मिलाकर बनी हुई एक खिचड़ी थी। गौरतलब है कि शोले फिल्म के बाद रमेश सिप्पी की यह दूसरी ऐसी फिल्म रही जिसे लंदन में प्रोसेस किया गया था। जहां शोले 70 mm रील्स और स्टीरियोफोनिक साउंड के साथ रिलीज हुई थी, वहीं शान में उससे भी एक कदम आगे बढ़कर टेक्नोविजन तकनीक का प्रयोग किया गया। बताता चलूं कि सिप्पी फिल्म्स के लिए रेगुलर सिनेमेटोग्राफर द्वारका दिवेचा, जो शोले में अपने काम से खूब लोकप्रिय हुए थे, शान के शूटिंग के बीच में ही गुजर गए। ऐसे में उनके जगह पर सिनेमेटोग्राफर की जिम्मेवारी एस.एम. अनवर को सौंपी गई, जो इससे पहले द्वारका दिवेचा को शोले में असिस्ट कर चुके थे। इस फिल्म की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए एक बार रमेश सिप्पी ने कहा था कि फिल्म के बॉम्बे में शूटिंग के दौरान उन्हें काफी
परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके सबसे बड़े कारण अमिताभ बच्चन थे। दरअसल उन दिनों अमिताभ की लोकप्रियता चरम पर थी। ऐसे में जब लोगों को पता चला कि बॉम्बे के फला इलाके में वो शूटिंग कर रहे हैं तो उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ती, जिन्हें कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता और इसी कारण शूटिंग रद्द करनी पड़ती। रमेश सिप्पी आगे कहते हैं कि शूटिंग रद्द हो जाने के चलते उस दिन का पूरा सेटअप अगले दिन फिर से तैयार करना पड़ता और इस पूरे घटनाक्रम के चलते अमिताभ के 1 सेकंड की शूटिंग का खर्च हमें 10,000 रुपये पड़ रहा था। गौरतलब है कि रमेश सिप्पी की पिछली फिल्म शोले एक बड़ी हिट रही थी, अतः उन पर यह दारोमदार था कि वो अपनी पिछली सफलता को दोहरा पाते हैं या नहीं। शोले अपने समय के हिसाब से बेहद महंगी फिल्म थी, जिसका बजट 3 करोड़ रुपए तक चला गया। ऐसे में रमेश सिप्पी ने इससे भी महंगी और बड़ी फिल्म बनाने का निश्चय किया, लेकिन इस समय तक काफी कुछ बदल चुका था। वास्तव में शान को बनाने में दिल और जेब दोनों पर ही रोक नहीं रखी गई थी। इसके वितरकों को आशा थी कि यह भी फिल्म शोले जैसा ही कमाल करेगी, इसलिए इस फिल्म के निर्माताओं को मुंह मांगी कीमत दी गई। फिल्म शोले से पहले किसी भी भारतीय फिल्म को 1 करोड़ पर टेरिटरी की कीमत अदा नहीं की गई थी और इसकी लागत भी 6 करोड़ रुपए आई, जो उस समय तक एक रिकॉर्ड थी। इस फिल्म के लिए तकनीशियन, कैमरामैन और साजो सामान विदेशों से लाए गए और कई दृश्यों को तो विदेशों में भी फिल्माया गया। यह फिल्म अपने दौर की एक बड़ी बजट फिल्म थी, जिसे जताने के लिए इसके पोस्टर्स पर बड़े बड़े शब्दों में लिखवाया गया द ग्रेटेस्ट शो एवर। याद रहे कि फिल्म शान को बनने में 3 साल लग गए और यह 1980 में जाकर रिलीज हो पाई। ये साल बड़े बजट की फिल्मों के लिए मिला जुला साल रहा, जहां कुर्बानी साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई, वहीं राम बलराम और द बर्निंग ट्रेन जैसी मेगा बजट फिल्में उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं कर सकी। अब बारी थी फिल्म शान की। वास्तव में 6 करोड़ रुपए की कीमत पर बिकने वाली इस फिल्म को समीक्षकों की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ा। किसी समीक्षक ने लिखा कि यह फिल्म शोले के मुकाबले 30% चलेगी, 40% कमाई करेगी, पर क्वालिटी के मुकाबले 20% ही है। दूसरे समीक्षकों का मानना था कि फिल्म तकनीकी रूप से भारत की सबसे बड़ी फिल्म है, पर भावनात्मक रूप से इसमें कोई दम नहीं लगता। एक समीक्षक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि किरदारों के साथ न्याय करने के मामले में शान सलीम जावेद की सबसे कमजोर फिल्म है। खैर, समीक्षकों ने तो शोले की भी आलोचना की थी, पर दर्शकों ने जैसे तवज्जो शोले को बख्शी थी वो इसे नहीं मिल पाई। धमाकेदार शुरुआत के बावजूद फिल्म कुछ सुस्त पड़ गई और शायद ये उन विरले फिल्मों में से एक रही जो गोल्डन जुबली होने के बावजूद अपनी लागत वसूलने में कामयाब नहीं हो सकी। अमिताभ बच्चन के फैंस को इस बात से नाराजगी थी कि सलीम जावेद की बाकी फिल्मों की तरह इसमें उनके एंग्री यंग मैन वाला अवतार उन्हें देखने को नहीं मिला। सलीम जावेद की बाकी फिल्मों में अमिताभ नाचते गाते कम ही नजर आते थे तथा उनके किरदार बेहद ही गंभीर और गुस्से से भरे होते थे, पर शान में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। साथ ही शशि कपूर का बड़ा स्टार न होना और बिंदिया गोस्वामी जैसे नवोदित अदाकारा का होना फिल्म के स्टार वैल्यू के लिए घातक सिद्ध हुआ। अमिताभ खुद मानते थे कि तकनीकी रूप से ये फिल्म अपने समय से बहुत आगे की है और समाज का बड़ा हिस्सा जेम्स बॉन्ड सरीखी फिल्मों के लिए तैयार नहीं था। इस कारण ये फिल्म जितनी उस समय में नहीं देखी गई, उतनी तब देखी गई जब कुछ सालों बाद इसे री रिलीज किया गया। साथ ही DVD मार्केट में भी इस फिल्म की काफी धूम रही और इसने अपनी लागत वसूलने के साथ मुनाफा भी कमाया। इसके अलावा सलीम खान ने भी इस फिल्म के बुरा प्रदर्शन पर अपनी राय रखते हुए एक बार कहा था कि हमने इसके स्क्रीन प्ले पर कई गलतियां की जो दर्शकों को चुभ गई। शोले के मुकाबले इस फिल्म की स्क्रिप्ट में इमोशनल ट्रीटमेंट की कमी रही। आज वर्षों बाद जब मैं इस फिल्म को देखता हूं तो अपना सिर पीट लेता हूं। गौर करें कि जब आपका बड़ा भाई मर गया हो और उसके कातिल से बदला लेने के मिशन पर हो तो ऐसे में आप किसी लड़की के साथ रोमांटिक गाना तो नहीं गाते, लेकिन हमने फिल्म को बैलेंस करने के लिए इसमें जानू मेरी जान सरीखी एक गीत को डाला जो कि फिल्म की गंभीरता को कम करती चली गई। खैर, फिल्म शान न केवल बॉक्स ऑफिस पर पिछड़ गई बल्कि अवार्ड्स के मामले में भी कमोबेश इसका वही हाल रहा। साल 1981 में आयोजित 28वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इसे बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के श्रेणी में 2 नामांकन हासिल हुए थे, जिसमें से यह केवल एक श्रेणी बेस्ट सिनेमेटोग्राफी में ही विजय रही। यह अवार्ड फिल्म के सिनेमेटोग्राफर SM अनवर साहब को हासिल हुआ था। तो ये थी साल 1980 में आई लोकप्रिय फिल्म शान पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। ऐसे ही वीडियोज हमने फिल्म शोले और दीवार पर भी बना रखे हैं, जिनके लिंक्स इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे होंगे। बहरहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर भी कर दे तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।